मीडिया के दोस्तों और स्पेशल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया की ऑफिशियल टीम है, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ कि वो आए और हमारे प्रोग्राम को आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद मैं अपने PTI ऑफिशियल नेशनल बॉडी के तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जिस तरह अकील अनाई साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह और सीनियर नायब सदर ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, मैं थोड़ा सा उनसे हट के कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह मेरा अपना एक एजेंडा है कि यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत की जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ओहदे दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि आप यहाँ पे जो भी वर्कर्स के मसाइल हैं उसको उजागर किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उसको पाकिस्तान रेफर किया जाए, ताकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे मामलात होते हैं जिनकी आगाही पाकिस्तान के आला मुकाम तक नहीं है। तो मैं आज मीडिया के तवज्जुह से अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब के तमाम वर्कर्स से ये गुजारिश करता हूँ और उनको इजाज़त भी देता हूँ कि उनके कोई भी ऐसे मसाइल जो आला मुकाम तक नहीं पहुँच रहे और नहीं पहुँचाए जा रहे या उनके कोई ऐसे लीगल इश्यूज हैं, चाहे वो एम्बेसी के हवाले से हो या किसी भी तौर पे हो, लेकिन लीगल इशू हो, तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं बखूबी और अच्छे तरीके से उनकी सपोर्ट भी करूँगा और उनके जितने भी मसाइल हैं वो आला मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा अपने जनरल सेक्रेटरी अपने सदर साहब और सीनियर नायब सदर के तवज्जुह से। तो बाकी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अकील अनाई साहब ने बयान कर दी हैं। दूसरा एक गुजारिश मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से है जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं, रेफर करेंगे OIC को कि इनके मसाइल को फिलफोर हल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो एक झंडे के तले है। हम वर्कर्स हैं, वर्कर्स के अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जिनको हम ना हल कर सकें और हमारी OIC जो है वो हल ना कर सकें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। सदर साहब का, सीनियर नायब सदर का, मैं इसमाइल साहब से बोलूँगा कि वो ये एक क्लास में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जब आप बाईलास खोलेंगे, मैं तमाम आपके तवज्जुह से असल में तमाम वर्कर्स से मुखातिब हूँ। जब आप बाईलास खोलेंगे, PDF फॉर्म खोलेंगे या जैसे भी, इसका जो पेज 3rd पेज है, टोटल 13 पेजेस हैं। तीसरे पेज पे ये अगर आप दिखा सकें, तीसरे पेज पे जो पहला पॉइंट है इसमें एक जुमला लिखा है जो मेरा ख्याल है तमाम पार्टी वर्कर्स के लिए एक बड़ा अच्छा जवाब है। These bylaws are prepared under the Pakistan Tehreek Insaf Constitution 2019। पहली बात यह कि ये OIC ने आइन या बाइलाज OIC ने नहीं बनाए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइन साज कमेटी थी ये उसने बनाए हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि OIC के और मुख्तलिफ चैप्टर्स के लोगों की सिफारिशात को मद्देनज़र रखा गया है। तो ये एक आइनी कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन बनाया है और उसी आइन की क्लास 6-8-F.4 के मुताबिक ये बाइलास तरतीब दिए गए हैं। ये फुली आइनी है और उस आइन के तहत हैं जो आइनी कमेटी ने आइन तश्कील दिया है और हमारे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अप्रूव किया है। उसी आइन की इस क्लास के मुताबिक 6-8-F.4 इस क्लास के तहत ये बाइलास बनाए गए हैं। तो ये मैं पार्टी वर्कर्स को कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये लीगल वे में बड़े ही लीगल प्रोसीजर को प्रोसेस को फॉलो करके की गई हैं। कोई चीज़ भी पिक एंड चूज नहीं है, हर चीज़ प्रोसीजरल है। इसके आगे भी बाकी चीज़ें भी मुख्तलिफ क्लास के मुताबिक है। पर मैं दावत दूंगा हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे इसमाइल रज़ा साहब को कि इसमें अपने पॉइंट ऐड करें। अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वक्त दिया और हमें फोकस किया। और हमारे सदर साहब, नायब सदर साहब और सेक्रेटरी जनरल साहब और सनत कागज हैं, उनकी मौजूदगी भी अच्छी बात है। देखिए, क्लियरिफिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग्स है। मैं वो लोगों से मुखातिब हूँ जो थोड़े से दूर हैं और बहुत से शिकायत है उनको। कहने का मकसद है कि हम सब यहाँ पर अपने मुल्क की खिदमत के लिए और अपनी पार्टी को चार चांद लगाने के लिए बैठे हैं। इसमें किसी की कोई ज़ातियात तो है नहीं या कोई ऐसी बात तो है नहीं जिससे आदमी जो है इख्तलाफ पैदा करे। आए बैठें, क्या इख्तलाफ है उसको क्लियर करें। जो टारगेट है हम सबका वो एक ही है कि ये खिदमत करना है अपने मुल्क की और अपने पार्टी का नाम को आगे बढ़ाना है या उनको लेके चलना है।
تو اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. کبھی بھی کسی جگہ پر ہم سب کو بلوائیں یا خود آئیں بیٹھیں اور اس کو جو ہے نا مسئلے کو حل کریں اور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے اور پارٹی کے نام کو آگے آنے کے لیے. اتنی سی بات ہے. تقریباً چیزیں جو ہیں وہ تو اینڈ ہو گئی ہیں. یا پھر اگر کسی ایسی بات ہے کہ جی ہمیں یہ عہدہ ملنا چاہیے, ہمیں وہ ملنا چاہیے, ویٹ کریں نیکسٹ اس میں جو باری میں ہے اپنا پرفارمنس کو جو ہے وہ شو کریں اور وہ عہدہ لے کے جائیں. صحیح ہے نا. تو ویسے تو تقریباً چیزیں ہمارے صدر صاحب نے اور نائب صدر صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. جو باتیں تھیں, جو پوائنٹ تھی, وہ آلموسٹ جو ہے نا واضح ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو عہد کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں اپنی ملک کی اور اپنے پارٹی کو لے کے چلنا ہے اور تہ دل سے لے کے چلنا ہے. ایک کور آف ہارٹ سے جو ہے اس کو عہد کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. سمجھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ آلموسٹ واضح ہے. کوئی ایسا پوائنٹ ہے نہیں جس کو ہمیں بھی آگے لے کے چلنا ہے یا وہ ہے کہ کوئی چیز ہے تو آپ اس کو. جی میں اب ظاہر ہمارے ساتھ وومن سیکرٹری ہیں سر شاہد صاحب, پاکستان تحریک انصاف سعودی عربیہ چیپٹر. میں ان کو کہنے پوائنٹ ایڈ کرانے کے لیے کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, آئی تھنک ویری فرسٹ ٹائم, کہ ایک ممبرشپ جو پچھلے فیز میں فرسٹ فیز میں ہوئی اس میں 20% ممبرز وومن تھے. یہ ہمارے لیے مجموعی طور پہ ایون ہم پاکستان تحریک انصاف کے سعودی عربیہ چیپٹر کے لیے ایک فخر کی بات ہے. میں تعداد کی بات نہیں کر رہا, پرسنٹیج کے اعتبار سے 20% MCs فیمیلز تھیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف سعودی عربیہ چیپٹر میں اتنی پرسنٹ ریشو سے پہلے ممبرشپ فیمیلز کی نہیں ہوئی. اور جس کا صحرا بہرحال ہماری وومن سیکرٹری ثنا شعیب صاحبہ اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے, اور ان وومن کے سر بھی جاتا ہے جو کہ اس سسٹم میں پراپرلی آفیشلی عزیز بنی ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں ہی نہیں رکا, بلکہ یہ سیکنڈ فیز میں بھی ریاض سے ہماری فیمیل MCs بنی ہیں. تو یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث تقویت ہے پاکستان تحریک انصاف سعودی عربیہ چیپٹر کے لیے. اور نو ڈاؤٹ ثنا شعیب صاحبہ اس معاملے میں مبارکباد کی مستحق ہے. پلیز آپ اس میں ایڈ کریں. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور ہمیں کوریج دے رہے ہیں. اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی تعریفیں کی, ماشاءاللہ اچھا لگا اور ساتھ دینے کا. اور مجھے سب سے پہلے تو یہ مینشن کرنا ہے کہ ایک لیڈی کے لیے پورے سعودی عرب میں کام کرنا, اسپیشلی اس طرح کے ماحول میں, تو بہت ہی مشکل کام ہے. اور وداؤٹ ان لوگوں کے سپورٹ کے اور سب کے سپورٹ کے تو یہ کام ناممکن ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ان لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ اتنا آگے آئے کہ لیڈیز کے لیے ایک آواز بنی ہوں میں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہر سٹی کی لیڈیز کے لیے ایک بنوں کہ تاکہ وہ میرے پاس آئیں, ہم ایک جھنڈے تلے پاکستان تحریک انصاف کی ایک فیملی بن کے دکھائیں. اور لیڈیز کو میں چاہوں گی کہ وہ آگے آئیں اور ہر فورم میں سب کے ساتھ آگے چلیں, ساتھ مردوں کی. یہ نہیں کہ لیڈی پیچھے رہے, ہمیشہ لیڈی سب کے ساتھ ہی چلے. اور میرا یہی ماننا ہے. اور باقی تو سب یہ ہمارے ٹیم کے ممبر سب, ہمارے جو عہدیدار ہیں, جو میرے رسپیکٹڈ سب ہیں, میں ان سے کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے سے سب کچھ واضح کر دیا ہے. تو مجھے مزید آئی تھنک نہیں ہے کہ میں اور کچھ بولوں. جو مجھے بتانا تھا الحمدللہ وہ میں نے بتا دیا. اور تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا یہاں بلانے کے لیے. اچھا, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ سب کے توسط سے تمام ورکرز تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے. اس بار اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا اچھا کام کیا. میں وہ کلاس ایڈ کی جس کلاس کا فائدہ ہمارے بلو کالرز ورکرز کو ہوا. میں وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا. اینی پرسن ان دا مڈل ایسٹرن کنٹریز, اسپیشلی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے ہے, سارے چیپٹرز کے لیے نہیں ہے. تو اس معاملے میں میں شکریہ ادا کروں گا اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر پاکستان تحریک انصاف کا اور جنرل سیکرٹری OIC اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری OIC کے توسط سے ان ذمہ داران کا جنہوں نے یہ بائی لاس ترتیب دی ہیں. تو یہ شک جو ہے یہ بڑی اہم ہے. Any person in the Middle Eastern countries can register as membership coordinator after registering the payment of specified fees for a cluster. Blue collared expatriates shall be given 75% discount. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اوورسیز چیپٹر کی ہسٹری میں. اور جو اچھی بات ہے میرا خیال ہے کہ وہ میرے سمیت تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو سراہنا چاہیے. اور اس
फैसिलिटी है, इस सहूलत से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। तो ये एक और बड़ी अहम चीज़ थी जो मैंने पहले अपने बयानिए में जिक्र किया, लेकिन उसके लिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी। ये बाईलाज हैं जो ओवरसीज के, इसका पेज नंबर 5 है। ये सब चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मेरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर्स हैं जिनको इल्म नहीं है, उनको पता चले, ताकि उनके माइंड क्लियर हो कि वो क्यों इस मेंबरशिप से दूर हैं। आप तक वो इस मेंबरशिप का हिस्सा बने, और वो उनके जहनों में, उनके अजहान में जो गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं कि ये इलेक्शन प्रोसेस सही नहीं हुआ, या ये सिलेक्शन है, या पिक एंड चूज है, या ये ओवर द रूल है, या इसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, या नेशनल बॉडी पहले ही फैसला कर लिया गया था। ये सब सवालों के मैं आप सबके तवज्जो से जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि हम सोशल मीडिया पे इस तरीके से जवाब देना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। पेज नंबर 5 चैप्टर एंड रीजन्स के नाम से ये कॉलम है, इसके अंडर इसकी प्रोविजन है नंबर 5, एनी रीजन having less than 200 members or 8 MCs shall be matched with the adjacent region. No regional organization shall exist in case of any chapter registering less than 400 members or 16 MCs. मैं इसको थोड़ा आसान करके बता देता हूँ। इसमें क्राइटेरिया बताया गया है बॉडीज की क्वालिफिकेशन का, कि कोई भी रीजन की बॉडी अगर 200 मेंबर्स या 8 एमसीज के से कम होगी तो वो क्वालिफाई इलेक्शन के लिए नहीं करेगी, बल्कि वो अपने नजदीक तरीन रीजन में मैच हो जाएगी। इट मींस कि अगर वो 200 मेंबर्स या 8 एमसीज कर लेते हैं तो वो क्वालिफाई करेगी इलेक्शन के लिए। और उसके साथ ही उसी का अगला पार्ट है, no regional organization shall exist in case of any chapter registering less than 400 members or 16 MCs। अगर 400 मेंबर्स या 16 MCs से कम होंगे तो चैप्टर क्वालिफाई नहीं करेगा। इट मींस कि अगर 16 MCs या 400 मेंबर्स हो जाएंगे तो वो चैप्टर के लिए क्वालिफाई कर देगा। गोरी हमने जब ये कट ऑफ डेट पे जब क्लोज हुए वोटर लिस्ट आई, उस वक्त 34 एमसीज थे 10 और मजमूई तौर पे 35 एमसीज थे, जो कम से कम शर्त से 2 गुना से भी ज्यादा थे, डबल से भी ज्यादा। तो इस लिहाज से बाईलाज को बिल्कुल फॉलो किया गया है, और इसमें किसी किस्म की किसी वर्कर को कोई कंफ्यूजन कभी भी आए, हम इसको बताने के लिए तैयार है। और वो खुद भी अगर चाहे insaf.tk पे जाके PDF फॉर्म में ये बाईलाज मौजूद है, उनको डाउनलोड करे या ऑनलाइन देखे और इनको पढ़े। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, हम हमेशा इसको वजाहत के लिए तैयार हैं। चूँकि हमारे साथ इस पर जनरल सेक्रेटरी PTI जद्दा सिटी जनाब लियाकत खान साहब मौजूद है, मैं चाहूँगा कि PTI टीम का हिस्सा होते हुए अपने पॉइंट्स ऐड करें। और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ही बात करूँगा, जो हमारे नाराज़ दोस्त है, देखो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पार्टी है एक ईमानदार क़यादत है, और हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बहरान से निकले। तो मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आए, हमारे साथ बैठ जाइए, आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है हम उसको दूर करते हैं, जरगे के थ्रू हम आपके साथ आपकी जो भी है उसको हल कर सकते हैं। आप अगर सिस्टम में आएंगे तो आप लोगों की खिदमत करेंगे, और हमारा काम है लोगों का खिदमत करना। अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो आप कम्युनिटी का और वर्करों का खिदमत करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे जो नेक्स्ट जो खुल रहा है उसमें आप MC बने, अपनी पार्टी का खिदमत करें और अपनी आवाम का खिदमत करें। तो यहाँ भी हमने जो है ना सिर्फ खिदमत करना है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप आए, हमारे साथ बैठ जाए, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ात है हम ताबेदार है, हाजिर है। हमारे सदर साहब, नायब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी सब ने ये बात वाज़ेह कर दिया है कि भाई हम आप लोगों के साथ
किसी फोरम पे आप बुला दें, हम बैठ जाते, आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर करते। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप आए और हमारे साथ बैठ के बातचीत करें। इंशाल्लाह आपसे ये उम्मीद ज़रूर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन जी मैं अब अपनी बात को कंक्लूड करूँगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन करें। उस कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एज ए PTI सऊदी अरेबिया नेशनल बॉडी आपके सामने मौजूद हैं। हम अपना पॉजिटिवली काम जारी रखेंगे। हम इंशाअल्लाह ये 3 सिटीज़ जो अभी क्वालिफाई हुई हैं उनमें इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक उधर सिटी बॉडीज़ को फॉर्म होने में फैसिलिटेट करेंगे प्रोसीजरल वर्क में, और उसके अलावा उसके बाद 3rd फेज में भी जाएंगे, मज़ीद मेंबरशिप भी करेंगे, मुख्तलिफ फोरम्स भी बनाएंगे और वेलफेयर का काम भी होगा। और ये चीज़ें पॉजिटिव वे में चलती रहेंगी और हर पार्टी वर्कर जिसके कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उन तक पहुंचने की हमेशा कोशिश अपनी जारी सारी रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से क्वालिफाई तो नहीं की लेकिन बॉडी के लिए हमारी मेंबरशिप, लेकिन बहरहाल हमारे वहाँ पर 2 MC जिनके नीचे 50 मेंबर्स हुए हैं वो जनाब अब हो रही है। और उसमें जनाब हमारे बहुत ही पुराने वर्कर जो कि पहले जद्दा में मुकीम थे, जो पिछले तकरीबन 6 महीने से 1 साल हो गया है, वो अब मदीना मुनव्वरा में मुकीम है, जनाब गुलजार मांगड़ साहब, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी तनदेही से कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे कल ही बताया कि अकील भाई आप 3rd फेज जब खोलेंगे इंशाल्लाह हम मदीना मुनव्वरा में अपनी मेंबरशिप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये भी मैं वर्कर्स को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप इस मेंबरशिप कैंपेन का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आगे आएँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके आएँ, इनको क्लियर करें और पार्टी को मजबूत बनाएं, अनजाने में पार्टी को जोर न करें। ये जनाब कंक्लूजन है हमारा। प्लीज आप सब दोस्त बताओ। मेरा पहला सवाल है आपसे जी प्लीज कि ये जो चीजें आज आप क्लियर कर रहे हैं जी वर्कर के हवाले से और पार्टी बाइलाज और पार्टी का जो आइन है इसके हवाले से जी, तो ये आज आपको 4 माह बाद क्यों जरूरत पड़ी ये चीजें क्लियर करने की? आपको सदर बने हुए 4 माह गुजर गए, तो 4 माह के अंदर पार्टी वर्कर कंफ्यूजन का शिकार रहा बकौल आपके। ये जब आप सदर बने तो ये चीजें आप उस वक्त क्यों नहीं क्लियर की जो आज कर रही है? आज क्या जरूरत पड़ी ये चीजें क्लियर करने की? वैलिड क्वेश्चन है आपका। पहली बात, ये चीजें आज शुरू नहीं हुई। हमारे नोटिफिकेशन के बाद जद्दा सिटी की पैनल नॉमिनेशन नोटिफिकेशन तकरीबन 1 महीने का टाइम कुछ चीजों में हुआ, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, मुख्तलिफ मीटिंग्स के जरिए, मुख्तलिफ ईमेल्स के जरिए, मुख्तलिफ मैसेजेस के जरिए, मुख्तलिफ फोरम पे हमने ये चीज़ें बयान की। इसी वजह से हम एग्जेक्टिव मैनेजमेंट कमेटी बनाने में कामयाब हुए। आप इस चीज़ से अंदाजा लगाएं कि एग्जेक्टिव मैनेजमेंट कमेटी में जो मेंबरान थे उसमें सिवाय जद्दा और मक्का के बाकी जितने शहरों में हमने उसको मेंबरान लिए वो MC नहीं बने थे, और वो पहले फेज में मेंबरशिप ड्राइव का हिस्सा नहीं थे। तो वो इसी वजह से हमारी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा बने, और उसके बाद ये काम जारी रहा। और ये काम सिर्फ हमने एज इलेक्टेड बॉडी नहीं बल्कि हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने भी जारी और सारी रखा। हाँ, मीडिया के जरिए आज आए, जरूरत क्यों पेश आई? उसकी वजह यह है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं, और इस फोरम को भी यूज करना चाहते थे कि आज एक से हम 4 बॉडीज को तश्कील देने की तरफ जा रहे हैं, जो बहरहाल हमारे लिए एज ए नेशनल बॉडी एक खुशी की बात है। बहरहाल अभी आइडियल पोजीशन आनी है, टारगेट अभी और भी है, लेकिन हमने ये पहला संग अमीर इस तरह अबूर किया कि सऊदी अरेबिया के बड़े शहर जद्दा के साथ मक्का मुकरमा, अल रियाद और दम्मा ये अब सिटी बॉडीज बनने जा रही हैं, और जो सिटी बॉडीज बनेंगी वो इस काम को ज्यादा बेहतर अंदाज से इस तरह अदा कर सकेंगी कि वो फिजिकली उधर मौजूद होंगी। दूसरी बात सर, क्वेश्चन ये है कि आपने नेशनल बॉडी सारी जद्दा से बनाई है, रियाद एक बड़ा सिटी है जी, और उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जद्दा की निस्बत ज्यादा है जी, तो वहाँ से ओहदेदार आपने चूज नहीं किए अभी जी, तक, जी। और अभी आप बता रहे हैं कि MC अभी बनना स्टार्ट नहीं है, इससे पहले इस पे पहले वर्क क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इजाजत है? देखें जी, चूंकि कवानीन के मुताबिक
एक रीजनल बॉडी ही कंट्री बॉडी में जा सकती है, और चूंकि एक ही रीजन की बॉडी थी इसलिए बिला मुकाबला कंट्री बॉडी में चली गई, रूल्स को फॉलो किया गया। लेकिन हम जाहिर है पीटीआई वर्कर्स जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, जो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि उसकी वजह ये कि ये बाई लॉज नए मंजूर हुए हैं 2019 में, 2019 में, और ये पहले सिस्टम से थोड़े अलग थे। बहुत सारे वर्कर्स को नहीं समझ आई थी, जिनको समझ आई वो दूसरे फेज में मेंबर्स बन गए। लेकिन उनका नेशनल बॉडी बनने का ये मतलब नहीं है कि वो नेशनल लेवल पर पीटीआई की टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको बल्कि आज आपके तवज्जो से बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने, ये पॉइंट बल्कि मुझे आपने इब्तिदाइये में देना था। आपके तवज्जो से तमाम पीटीआई वर्कर्स को स्पेशली मक्का मुकरमा में, रियाद में, तमाम में और वो सिटीज जिनमें अभी बॉडीज बननी है उनका अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इलेक्टेड होते हैं 4 बाईलॉज के मुताबिक, 4 इलेक्टेड होते हैं। लेकिन उन 4 के साथ बाकी 4 जो बयान किए गए हैं और उसके साथ 12 सेक्रेटरीज बनने हैं। 4 सेक्रेटरीज बयान किए हैं और 12 सेक्रेटरीज एक कॉलम में बताए हैं। 16 सेक्रेटरीज नेशनल लेवल पे ऑफिशियली अपॉइंट करने हैं इसी नेशनल बॉडी में। हमने जब से हमारी नेशनल बॉडी फॉर्म में आई है, जब से इलेक्ट हुई है, हमने सिवाय कंपलसरी 4 सेक्रेटरीज के हमने कोई सेक्रेटरी अपॉइंट आज तक नहीं किया। इसी चीज के इंतजार में कि बाकी सिटी बॉडीज बने और उन सिटीज में से भी पीटीआई वर्कर्स को नेशनल लेवल पे नुमाइंदगी दी जा सके, ताकि ये पीटीआई नेशनल बॉडी सिर्फ जद्दा से बिलोंग ना करे, ये रियाद से भी करे, ये दमाम से भी करे, ये मक्का से भी करे, ये मदीना से भी करे। तो ये बिल्कुल अभी डोर ओपन है, चीजें पेंडिंग है, और इंशाल्लाह ये जैसे ही 3 सिटीज में बॉडीज कंप्लीट होंगी, आपको बाकी 4 शहरों बशमूल मदीना मुनव्वरा, क्योंकि सेक्रेटरी बनने के लिए एमसी होना काफी है, बशमूल मदीना मुनव्वरा 4 शहरों से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया चैप्टर में नुमाइंदगी मजीद 4 शहरों की नजर आएगी और बशमूल जद्दा 5 शहर। एक चीज इसमें और क्लियर करते हैं कि क्या पहले नेशनल बाईलॉज में आपकी क्या है, पहले नेशनल बॉडी बनेगी या सिटी बॉडी बनेगी? पहले सिटी बॉडीज, क्योंकि नेशनल बॉडी का क्राइटेरिया ही यही है कि सिटी बॉडीज के ओहदेदारान ही एलिजिबल है नेशनल बॉडी के लिए, इसमें वो क्लास देते हैं। फिर आपकी सिटी बॉडी पहले क्यों नहीं बनी? सवाल ये है। पहले जो मैं अपने इब्तिदाई में ये कह चुका हूं कि जब हमने पैनल नॉमिनेशन की, जो पहला पैनल नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट आई वो सिटी बॉडी के लिए थी, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने अपना पैनल सिटी बॉडी के लिए भेजा था। कोई वर्कर, कोई दोस्त इस गलतफहमी ने न बना रहे कि हमने पैनल नेशनल के लिए भेजा था, सिटी बॉडी के लिए पैनल भेजा था। सिटी बॉडी के लिए सिंगल पैनल था, बिला मुकाबला इलेक्ट हो रहा था। लेकिन चूंकि 15 तारीख थी लास्ट डेट सिटी बॉडी की और 17 तारीख थी एज पर इलेक्शन शेड्यूल नेशनल बॉडी की, और जिस तरह एक पैनल बिला मुकाबला रीजनल बॉडी में आया, उसी तरह चूंकि एक रीजन की बॉडी थी, एक ही रीजनल बॉडी बिला मुकाबला नेशनल बॉडी में इलेक्ट हुई। ये बाईलॉज के मुताबिक हुआ है। तो बाकी शहरों में मेंबरशिप न होने की क्या वजह है? मैं बार बार बयान कर चुका हूं, मैं फिर बयान करता हूं। चूंकि सिर्फ आपकी जद्दा में मेंबरशिप हुई है, रियाद में नहीं, चूंकि मैं बड़ा क्लियर बताऊं, मैं आज भी ये समझता हूं कि बाकी शहरों में मेंबरशिप ना होने की बहुत सारी वजूहात के साथ सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि इन बाईलॉज को सही तरीके से समझा नहीं गया वर्कर्स लेवल पे। उसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि शायद कुछ लोग जो कि जिम्मेदारान थे पहले फेज में, वो उस तरीके से शायद समझा नहीं पाए। लेकिन सेकंड फेज में जब हमने मैनेजमेंट कमेटी बनाई, दोस्तों ने समझाया, तो हमारे 37 एमसीज इंक्रीज हो गए। तो ये चल रहा है, तो ये नए बाईलॉज हैं, ओआईसी ने पहली मर्तबा इम्प्लीमेंट किए हैं, ये नए आइन के मुताबिक है, इसलिए वर्कर्स को समझने में मुश्किलात पेश आ रही है। बहुत सारी दूसरी वजूहात के साथ ये भी एक मेजर वजह है। जी भाई साहब, मैं एक और चीज़ की तशरीह करूँ कि पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पुराने काफ़ी साथी से मौजूद है, जब इलेक्शन होता था, जो बंदा इलेक्शन जीता था वो सदर, जो हारता था वो नायब सदर हो जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म किया है, इस पे भी कारकुनान की काफ़ी तशवीश है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जहाँ भी आप इलेक्शन लड़ेंगे सदर मुंतखब होता है, उनकी अपनी बॉडी। ऐसा नहीं कि जीतने वाला सदर बन गया और हारने वाला नायब सदर, तो फिर तो इलेक्शन का फायदा ही ना रहा। ये तमाम चीज़ें बाईलॉज में चेंज करके दी गई हैं और इसकी कंफ्यूजन
जितनी भी और सिटी थी वहाँ रही है। हालांकि हमने बार बार रुजू भी किया, लेकिन वो अपने स्थान पे करेंगे कि नहीं बाइलाज गलत है, और बाइलाज में ये हुआ, बाइलाज में हुआ, हमें OIC से ये मुतालबा है। तो बाकायदा रियाड़ साहब ने उन्हें बताया था कि ये बाइलाज बन चुके हैं, और खाली बाइलाज रियाड़ साहब ने नहीं बनाए, ये ऑफिशियली एक टीम थी खान साहब की मौजूदगी में, खान साहब ने इसको अप्रूव किया है, इसे किसी OIC ने अप्रूव नहीं किया, खान साहब ने अप्रूव किया। अच्छा, इसमें एक जुमला ऐड कर दूं, ये अप्रूवल से पहले फरवरी के महीने में, फरवरी 2019 में ये बाइलाज की तशहीर कर दी गई थी, और इसके ऊपर अमेंडमेंट के लिए सिफारिशात भी मांगी गई थी। 3 महीने बाद इसकी अप्रूवल हुई है। तो ये मैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी इसमें शामिल थे। जी जी जी, साहब चीफ ऑर्गेनाइजर इसमें शामिल था। अच्छा, अगली बात ये कि जो आपके दोस्त नाराज हैं, साहब और दरान हैं, जिन्होंने अपनी मेंबरशिप ही नहीं की, जी जी, तो कौन उनके कि उनके ताज़ात ये हैं कि एक पार्टी की जो पॉलिसी है ओवरसीज के हवाले से जो बनी है वो सही नहीं, और दूसरा असल जो इशू है फाइनेंशियली इस वक्त यहाँ के हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और मेंबरशिप फीस बहुत ज़्यादा रखी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि मेंबरशिप फीस ज़्यादा है या नॉर्मल, या पार्टी के हिसाब से आप मौजूदा करंट सूरत में किस चीज़ को कैसे समझते हैं, ये जायज़ है कि नहीं? लोकल हालात वाक़यात को देखते हुए मैं उनके साथ इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि जो इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन है और उनकी वर्कर्स की, ये मेंबरशिप फीस कम होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले बताया कि मैंने भी सवाल किया था मेरी फर्स्ट मीटिंग में, और चूंकि मैं खुद एक वर्कर हूँ, 2010 से वर्किंग कर रहा हूँ, डेरे घूमता हूँ, कैंपों में जाता हूँ, वर्कर्स जो 1000 1200 रियाल सैलरी लेते हैं, ये ख्वाजा साहब बैठे हैं, काजी साहब बैठे हैं, ये हम सब लोग, हम वर्कर के साथ इन टच हैं, हमें उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का इल्म है। इसीलिए सबसे पहला सवाल हमने यही रखा था। उन्होंने कहा कि जब हमने सिफारिशात मांगी 3 महीने इसमें अमेंडमेंट के लिए, उस वक्त किसी ने कोई सिफारिशात मेंबरशिप फीस के हवाले से नहीं दी। उसके जिम्मेदार बशमूल उन लोगों के जो अब एतराज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हद तक हम भी हैं कि हमने भी उस वक्त आवाज नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई हरफ आखिर नहीं है, ये बाइलास मंजूर हुए हैं, आप इसके मुताबिक इस टेन्योर में अपनी बॉडीज की तश्कील दें, बाइलास के मुताबिक। आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, रीजन कंप्लीट हो जाए, आप मुश्तरका करके इसमें अमेंडमेंट की शीट मौजूद है, आप अमेंडमेंट करके पार्टी मेंबरशिप फीस को जिस लेवल पे लाना चाहे ले आए, वो करारदाद पास करें, अमेंडमेंट करें, OIC को भेजो, OIC कमेटी को भेजेगी, उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आसानी के लिए इसमें एक और चीज भी दी गई थी कि अगर कोई मेंबर 25 रियाल में बनना चाहता है वो भी मेंबर बन सकता है। हालांकि पहले ब्लू कलर्स के लिए क्वेश्चन है जी कि आप कह रहे हैं कि 25 रियाल में मेंबरशिप, कुछ लोगों की मेंबरशिप के लिए उन्होंने पैसे दिए और उनकी मेंबरशिप भी नहीं हुई। ये काफी लोग इस चीज के ऊपर सवाल करते हैं कि हमने पैसे भी दिए, हमारी मेंबरशिप भी नहीं हुई, और इसका जिम्मेदार कौन है? यानी कि साबका ओहदेदारान वो हैं, आप लोग हैं, कौन है उसका? 2 चीजें हैं लिखाई साहब, एक सेकंड, 2 चीजें हैं। इस टेन्योर में 2019 से जो शुरू हुआ है, इस टेन्योर में ना तो किसी ने किसी से फीस हार्ड कैश मांगी है और ना ही देने की जरूरत पेश आई है। क्यों? 2 ही चैनल हैं पेमेंट के। एक चैनल है हबीब बैंक लिमिटेड के जरिए, आप जब आप मेंबरशिप करते हैं, नीचे ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी, उसमें अकाउंट डिटेल आएगी, पाकिस्तान में अपने किसी भी रिलेटिव के जरिए आप वो पेमेंट करवाएं HBL के अकाउंट में और उसकी रसीद अपलोड कर दें, और जब आप अपलोड करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी। या दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स जो पूरी दुनिया में चलते हैं, आप उसके जरिए पेमेंट कर दें। उसका क्वेश्चन मैं अर्ज करता हूँ, जब ये कर देंगे तो आपको इमीडिएट ईमेल आ जाएगी इसमें, और इसको पाकिस्तान फाइनेंस जो तहरीक इंसाफ का फाइनेंस बोर्ड है वो इसको फॉलो अप देते हैं। अगर उसमें किसी की कोई रुकावट आती है कि पेमेंट कर दी है, मेरा कार्ड नहीं आया, उसकी क्वेरी भेजती है, विदिन 24 आवर उसका जवाब भी आ जाता है, कार्ड भी आ जाता है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं, मेंबर से कहा हमने फीस भी पे कर दी ऑनलाइन, हमारा कार्ड नहीं आया, उसको क्वेरी में हमने कंप्लेन भेजी, दूसरे दिन उसका कार्ड आ गया। वो एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो जाती है। तो हाँ, ये पिछले किसी अगर टेन्योर में रहा है तो वेरी सॉरी, मैं पिछले किसी टेन्योर के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं आपके सामने बैठा, मैं इस टेन्योर के बारे में और इन बाइलास के बारे में आपका हर सवाल करता हूँ। अच्छा अकील भाई, बोल आपकी कि मैनेजमेंट कमेटी की अब जरूरत नहीं, आपने खत्म कर दी है जी, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है जो मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह उसने इस्तीफा दे दिया जी, तो क्या आपके पास कोई इस्तीफा आया उसका? जी मेरे देखिए इस्तीफा उन्होंने, पहले मैं बता दूं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी बेसिकली है क्या। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी
جب تشکیل دی گئی اور اس کا جب نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا تو اس کے نیچے 7 پوائنٹ لکھے گئے جو ان کے ذمے تھے. وہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے, انصاف.pk پہ بھی موجود ہے, جس میں جو ان کا ان 7 پوائنٹ کا جو مجموعہ تھا وہ یہ تھا کہ ممبرشپ ڈرائیو کو بوسٹ دے اور مختلف سٹیز میں جہاں پہ ممبرشپ نہیں ہوئی وہاں پہ کوالیفائی کرائیں سٹی باڈیز کو. اس مینجمنٹ کمیٹی کا کام بیسیکلی 15 تاریخ کو جو کٹ آف ڈیٹ تھی 15 جنوری رات 12 بجے جب یہ کٹ آف ڈیٹ ختم ہوئی اور ویب سائٹ پہ پورٹل ممبرشپ کا کلوز ہو گیا, اس کے بعد ایگزیکٹو مینجمنٹ کمیٹی کا کام ختم ہو گیا تھا. ان کے ذمہ جو کام تھے وہ کام ختم ہو گیا تھا. لیکن چونکہ ہماری نیشنل باڈی کی میٹنگ کل ہوئی ہے 15 تاریخ کو نہیں, کیونکہ 15 تاریخ کو کٹ آف ڈیٹ تھی اس میں, اور 16 آگے پھر جمعہ, اور وہ کل ہماری نیشنل باڈی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ چیز رکھی گئی, کیونکہ اس بارے میں سوالات بھی ہے مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران کے ریاض سے اور دمام سے کہ ہم الیکشن پروسیس میں جا رہے ہیں جبکہ ہم اس وقت ایگزیکٹو مینجمنٹ کمیٹی کا بھی حصہ ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ نہیں, ہماری میٹنگ ہے, اس میٹنگ میں ہم اپروول لے لیں باڈی کی, کیونکہ الحمدللہ ہم آج تک ایز اے نیشنل پارٹی جو بھی کام کرتے ہیں وہ میٹنگ میں تمام ممبران کی اپروول کے بغیر نہیں کرتے. یہ جمہوری طریقہ ہے. ایک انفارمیشن اور بھی ہے مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے کہ جتنے بھی مینجمنٹ کمیٹی کے 9 ممبر تھے وہ الحمدللہ سارے کے سارے ایم سی بنے, تو ہمیں اسی وجہ سے بھی ڈیزالو کرنی پڑی. یہ دوسرا بھی وہ الیکشن پروسیس میں جا رہے ہیں, وہ ختم ہو گیا. استعفیٰ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ جی استعفیٰ تو ملا ہے, لیکن یہ تب ملا ہے جب میں نوٹیفکیشن پوسٹ کے لیے بھیج چکا تھا. پہلے آپ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں؟ آپ جی نوٹیفکیشن تو رات کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا, صبح ہو گیا, وہ پوسٹ کے لیے بھیجا تھا. پھر اس میں استعفے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ جنہوں نے استعفیٰ دیا آپ ان سے پوچھیں, میں تو ان کا جواب نہیں دے سکتا. کوئی ناراضگی ان کی یا کیا وجہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی پارٹی ورکر کے درمیان تو پولیٹیکل تعلقات ہوتے ہیں, اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو تو ڈسٹرب کرنے کی عقیل صاحب رولز کے مطابق 15 تو آٹومیٹکلی یہ ڈیزالو جن کا کام ختم ہو گیا تو استعفیٰ تو بنتا ہی نہیں تھا. اینی ہو, میں اس بحث میں جانے کے بجائے جو ہم نے پریکٹیکلی کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. رات کی میٹنگ میں ہمارا فیصلہ ہوا, صبح اس کو امپلیمنٹ کیا, وہ پوسٹ کے لیے بھیجا, لیکن چونکہ یہ چیزیں ہو رہی تھی, کنفیوژن پھیل رہی تھی, اس کو پھر واٹس ایپ اور ای میلز کے ذریعے وہ پھر بھیج دیا. جی سوشل میڈیا پہ کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ سوشل میڈیا کے بھی ہاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ہی شدید قسم کی تنقید ہو رہی ہے, جس میں بعض جو کمنٹس ہمیں مجبوراً ڈیلیٹ کرنے پڑے, جس میں کافی آپ کی ذاتیات پہ بہت باتیں کی گئیں. جی اس میں جو مین وہ لوگ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ جو پہلے جو ذوالقرنین علی خان صاحب کے مقابلے میں ایک پینل بنا تھا انصافیت, انہوں نے 10-10 ریال کی ممبرشپ کی تھی, اس فنڈ کا ان کو حساب مانگ رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے اور کیا چاہیے. آپ اس بارے میں آنسر کریں گے؟ آپ کریں. پلس ایک وہ بھی بتا رہے ہیں, آئی تھنک وہ جو سابقہ سینٹرل ریجن کے صدر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پٹھانوں کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ورکرز جو میرے ادھر بھی پشتون بیٹھے ہیں, یہ بھی پشتون بیٹھے ہیں, وہ بھی پشتون بیٹھے ہیں, اور ہماری حکومت میں کتنی پشتون یعنی اس وقت جو ہم 6 لوگ ہیں 6 میں سے 3 آلریڈی پشتون بیٹھے ہیں. پشتونوں کے علاوہ وسادت سے میں اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی علاقائی پارٹیاں تھیں خاص کر پختونخوا میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو. وہ ساری علاقائی پارٹی ایک سائڈ پہ ہو گئی, ان پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا. ہم ایک ہی پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ایک ہی پاکستان میں پٹھان بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. ہم سب اکٹھے رہنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لیے ہمارے اس جتنی بھی قومیں رہتی ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے. تو پختونی کی بات تو ختم ہو گئی اور ماشاءاللہ اس سیٹ پہ جو ہم بیٹھے ہیں ہم 3 پٹھان تھے, اور چوتھا بھی ہمارا سیکٹری ہے حیدر علی یوتھ سیکٹری, وہ بھی کوئی ہے. عقیل نارائی پنجاب سے ہیں اور اسماعیل صاحب کراچی سے ہیں جو بالکل سامنے نظر آئے. اچھا سر, وہ جو پرانی ممبرشپ کی وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے اور واٹ ایور, اور وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا بعد میں جو لائیو کمنٹس وہ سارے وہ کر رہے ہیں. جو انصافیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, قاسم دستی صاحب کے وقت میں تھا,
اور جب سے وہ گیا ہے ہم تقریباً وہ جو جتنے بھی تحفظات تھے وہ ہم ایک سائڈ پہ رکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہمارا کسی سے اختلاف اور کچھ بھی نہیں تھا, صرف پارٹی کے لیے کام کیا ہے. اور اگر کسی کے پاس ثبوت ہو کہ اس کے جانے کے بعد ہم نے کارڈ بنائے یا کوئی ایسے ویسی بات کی ہے تو میں اس کی جو ہے ذمہ داری. اچھا, دوسرا یہ جو اسپیشلی جو کچھ کافی سارے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو کہ ناراض, ان کے بھی طرف سے کویشچنز آ رہے ہیں, اور جس میں یہ کویشچن پوچھا جا رہا ہے کہ عقیل ارائن صاحب ایک پیراشوٹر ہے, ان کا کوئی الیکشن ہوا نہیں, راتوں رات یہ صدر بن گئے, اور اس حوالے سے عقیل بھائی آپ کچھ بتائیں. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ پیراشوٹ کو ڈیفائن کر لیں. پیراشوٹر اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی پارٹی میں کبھی کوئی کام نہ کیا ہو اور عین عہدے کے وقت اس کو لا کے بٹھا دیا گیا ہو اور وہ پیراشوٹر بن جاتا ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے تنقید کرنے والے ہیں یا جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ عہدیداران ہیں اس میں سے اکثریت میرے سامنے آئی. 2011 سے پرانے جس میں پی ٹی آئی ورکر کو اٹھائیں گے, ریاض سے, دمام سے, ایون جدہ سے بھی وہ عقیل ارائن کو جانتے ہیں. آج بھی آن دا ریکارڈ میرے فیس بک پہ جائیں, آپ کو 2014, 15, 2013, 2011 کی بھی تصویریں ملیں گی پی ٹی آئی کے ورک کرتے ہوئے. تو اس لیے وہ پیراشوٹر والا تو وہ ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. ہاں, دوسری بات جی, الیکشن سے نہیں آئے. الیکشن کا پورا پروسیس تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس کا پورا پروسیجر اور اس کا جو پروسیس ہوا ہے آج بھی insaf.pk پہ موجود ہے. اس کا ممبرشپ کا کرائیٹیریا, اس کا الیکشن پروسیس, ممبرشپ لسٹ, پینل نامینیشن, پینل پہ اعتراضات, فائنل نوٹیفیکیشن, ہر چیز موجود ہے. اور ان سب باتوں کے بعد میں پھر ایک بات کرنے لگا ہوں ایسی کہ میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے میری ذات کے حوالے سے مجھ سے. بشمول عقیل ارائن کسی بھی عہدیدار پہ کسی بھی ورکر کو اعتراض ہے تو ان کے پاس ڈسپلنری کمیٹی آفیشل موجود ہے. اس کو سوشل میڈیا پہ آنے کی بجائے اس پہ کمپلین دائر کرے اور اس کے اوپر پارٹی سے آفیشلی جواب لے. اگر ان کو کوئی تحقیق یا تفتیش کی ضرورت پیش آئے تو وہ ضرور ہم سے کرے گی. میرا خیال ہے اس کا حل سوشل میڈیا پہ نہیں ہے, اس کا حل پروسیجر میں ہے. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں, کسی ورکر کو یا کسی سابقہ عہدیدار کو, کسی موجودہ عہدیدار بشمول میرے ایز عقیل ارائن کوئی اعتراض ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈسپلن اسکیٹ کے نام سے ہے, سینٹرل بھی ہے پاکستان میں اور اوورسیز کی ہے. اپنی کمپلین دائر کرے کہ الیکشن پروسیس کو اور رولز کو فالو نہیں کیا گیا اور اس کا پراپر جواب لے. مجھے ڈی فیم کرنے کے بجائے پروسیجر کو کرے. اگر پروسیجر کے تحت میں نہیں آیا تو مجھے پارٹی بالکل بھی نہیں رکھے. اچھا, ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب کے حوالے سے بھی کافی تنقید ہو رہی ہے اور OIC کے حوالے سے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب کو بھی وہ مطلب منظور نہیں ہے, پلس وہ اس پورے سسٹم نہیں ہے. مطلب ان کو نہیں دے رہے. ہاں, اچھا, ان کو ڈاکٹر عبداللہ ریاض اس میں آپ ان کا کویسچن بھی ایڈ کر لیں ڈاکٹر عبداللہ ریاض کے حوالے سے. اور میرا بھی ایک کویسچن جی سپلیمنٹری کویسچن ہے, پلیز 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 پلیز. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی تحریک انصاف سعودی عرب میں اس وقت جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جن کی ممبرشپ نہیں یا جن لوگوں نے ممبرشپ نہیں کی, اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ ذوالقرنین علی خان اور عبداللہ ریاض کی آپس کی جنگ ہے یا عہدوں کا چکر ہے؟ کیونکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض لاسٹ ٹائم جب آئے وہ آپ لوگوں سے ملے گلے, جس میں آپ لوگوں سے کچھ شمارات حاصل کی, جو لوگوں کے کویسچن ہیں کہ آپ سے کچھ شمارات ایسی حاصل کی اور اس بیس کے اوپر آپ کو راتوں رات عہدیدار بنا دیا. یہ کویسچن لوگ کر رہے ہیں, ان کے اوپر آپ لوگ جی تینوں سوال آپس میں ریلیٹڈ ہی ہیں. پہلی بات, ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب جب آئے, میں آپ کے پوائنٹ پکڑتا ہوں, ایز اے ٹیم اور ایز اے انڈیویجول ماں سوائے کہیں کوئی ریال 2 ریال کا پانی یا جوس ایک پینی حرام ہے ہم نے ان پہ اسپینڈ کی ہو یا انہوں نے ہم سے خرچ کرائی ہو. ایز اے پارٹی آفیشل وہ آئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, مکہ مکرمہ لے کے گئے, عمرہ کیا انہوں نے, واپس آئے. یہ ہماری اس میں ساری کارکردگی تھی, فائنینشلی بھی اور سروسز بھی یہی تھی ہماری. ہم مکہ لے کے گئے, مکہ سے لے آئے, راستے میں اگر کہیں پانی جوس ہوا پلا دیا, یا ادھر آنے کے بعد
मीटिंग में जाने के लिए उधर ले गए उनको लसानी मदीना रोड पे, या उसके बाद दूसरे जो लोग थे उन्होंने इसी हॉल में मीटिंग की, उधर से उनको इधर ले आए, इधर से उधर ले गए, बाद में एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। ये हमारी सर्विसेज हैं जिनको हम कबूल करते हैं। अगर इसमें किसी को कोई है तो बाकी हर चीज उनका टोटल वहां से चलने से लेके बाहर वापस जाने तक बशमूल एयर टिकटिंग, बशमूल वोटिंग, बशमूल एवरीथिंग, हर चीज उनके अपने बिहाफ पे है। हमारा उसमें कोई शेयर नहीं है, ना एज अ टीम ना एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि वो एक नहीं असल चीज ये है कि बज़ाहिर पब्लिक में भी ये चीज आ रही है यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर और पीटीआई वर्कर के अंदर कि इस वक्त जो पार्टी है आपकी वो एक ग्रुप अब्दुल्ला रियाड़ है जो आप हैं, और जो दूसरा ग्रुप जिनकी मेंबरशिप नहीं वो जुल्करनैन अली खान है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी ग्रुपिंग या ऐसी कोई चीज है? अब्दुल्ला रियाड़ साहिब जनरल सेक्रेटरी हैं ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर के। हम जो चल रहे हैं, हम चल रहे हैं बाई लॉज के ऊपर। हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ऑफिस की। कल को डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब की जगह पे अगर कोई और ऑफिशियल आता है वो भी हमारे लिए इसी तरह काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होगा। हम डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब को फॉलो नहीं कर रहे, हम फॉलो कर रहे हैं बाई लॉज को, और हम फॉलो कर रहे हैं ओआईसी के ऑफिस को। ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात आपने की जुल्करनैन ग्रुप, नहीं साहब, हमें कोई अगर ये कहेगा कि हम इन बाई लॉज को मानने वाला ग्रुप है तो हम हैं, हम पार्टी आइन को मानने वाला ग्रुप है तो हम हैं, और हम चाहेंगे कि पार्टी का हर वर्कर इस ग्रुप में आए, क्योंकि पार्टी का एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में आए। और तीसरी बात जो आपने कही कि वो उन्होंने कुछ सिग्नेचर ली और वो उन्होंने ये जो है बॉडी बना दी, ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट किया गया। अगर मेरे से ज्यादा या मेरे हमारे मुकाबले में कोई दूसरा पैनल आता है उसके नंबर ज्यादा होते तो डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ उधर क्या कर सकते हैं? ये तो काम इलेक्शन कमीशन ने किया, हमें नोटिफाई डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ ने नहीं किया, हमें तो इलेक्शन कमीशन ने किया। और इलेक्शन कमीशन यूके में है, डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ इस्लामाबाद में है, और वो उनका आपस में इंटरेक्शन मैनेजरियल लेवल पे भी नहीं है। और ये सवाल जब रियाद में हुआ तो उधर भी मियां अवैस अंजम साहब डिप्टी सेक्रेटरी जब आए तो उनसे यही कहा गया कि जी ये तो पिक एंड चूज। उन्होंने, मैंने उधर एक जुमला कहा था, मैंने कहा चले अभी मेंबरशिप में 10 दिन बाकी हैं, कोई भी XYZ पार्टी वर्कर मेंबर ज्यादा कर ले और अगर वो इलेक्ट ना हो तो उसी दिन मैं इस्तीफा भी दूंगा और उसके साथ भी खड़ा हूं। मेरा ख्याल है अभी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बस एक आखिरी सवाल भाई साहब, आखिरी सवाल ये है कि जो लोग नाराज हैं जी इस वक्त की, जो हमें आपका जैसे लोग नजर नहीं आ रहे टाइम पर जिनको होना चाहिए, आपकी पार्टी के जिनकी मेंबरशिप है वो भी कुछ लोगों के शायद जो दोस्त नहीं है, मैं बता दूं ये नेशनल बॉडी की मीटिंग हो रही है। नेशनल बॉडी के आपके पास सेक्रेटरी, मैं सर अभी अर्ज करता हूँ, यूथ सेक्रेटरी हमारे हैदर अली साहब जो हैं वो पाकिस्तान है गए हुए हैं। हमारे एडिशनल जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अपने ज़ाती कारोबारी मसरूफियत है उनकी अपने स्पॉन्सर के साथ, उन्होंने अभी अपने स्क्रीन शॉट भी लेके भेजे हैं, अभी भी ऑफिस में बैठे हैं, उनका कोई कारोबारी मामला है उसमें वो है, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं फ्री हूँगा मैं इधर आता हूँ, हो सकता है आपसे मुलाकात हुई जाए। और जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब वो ग्रुप में मौजूद हैं, कन्वर्सेशन होती है, कोई जाती मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकती होंगी। जो लोग नाराज हैं या जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं की, इनके हवाले से जैसे मैनेजमेंट कमेटी जो डिसॉल्व होगी, आपने कहा कि उनकी मेंबरशिप के लिए जब उनके बगौर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मैनेजमेंट कमेटी इसलिए बनी है कि जो लोग नाराज हैं उनको राजी करें। जी ठीक है, मेंबरशिप के लिए कायल करें। तो अभी जो लोग पार्टी से बाहर हैं, जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं की हुई, जो लोग नाराज हैं, उनके लिए कोई हिकमत अमली है आपकी? जी बड़ा अच्छा सवाल है जी, ये जबरदस्त सवाल है। देखें जी, नंबर 1, जो 3 सिटीज में सिटी बॉडीज फॉर्म होंगी वो ऑफिशियल बॉडीज होंगी, उनके नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन बाद में ओआईसी देगा, और वो अपने अपने सिटीज में उन लोगों को जो लोग मेंबरशिप का हिस्सा नहीं बन सके वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसमें नेशनल बॉडी की जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। और जिन शहरों में मेंबरशिप नहीं हुई उनके लिए इंशाल्लाह हम एक मेंबर ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन शहरों में हम मेंबरशिप कोऑर्डिनेशन कमेटी भी लॉन्च करेंगे।
ये लाया अमर बिल्कुल हमारे पास तैयार है। हमने अपना काम पॉजिटिव वे में किसी को ब्लेम किए बगैर करते रहना है। सोशल मीडिया, उमर भाई ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया था, लोग बुरा भला कह रहे हैं, कुछ लोग गालियां तक दे रहे हैं, ऐसा ही है। आपको अपने को वो पेज कमेंट डिलीट करने पड़े। एक बात देखिए, मैं आपके तवज्जुह से हर वर्कर तक ये पैगाम अपनी पूरी नेशनल बॉडी की तरफ से पहुंचाना चाहता हूँ। हम एक जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है। हर बंदा अपनी राय देने में आजाद है। हाँ, डिसिप्लिन ये कहता है कि आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज करें, सोशल मीडिया प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम उनकी किसी भी नेगेटिव बात का जवाब ना दिया है, ना दे रहे हैं, ना देंगे। हम आज भी समझते हैं कि वो वर्कर पार्टी का असासा है और वो आज नहीं तो कल देर या बदेर वो इंशाल्लाह इस सेटअप का हिस्सा बनेंगे और वो भी हमारी टीम में शामिल होंगे। और जो बंदे की ज्यादा वर्किंग है उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट हम देने में इन सब बातों को कभी याद नहीं रखेंगे। यही हमारा गेस्चर है, यही हमारा पैगाम है और यही हमारा मोटो है जो हमने लेके अपना टेन्योर मुकम्मल होने तक चलना है। एक आखिरी बात, लेकिन उमर भाई, आप जो भी ऐसे कमेंट है इनको डिलीट करते रहिएगा यार, वो हमारी फैमिलीज भी देखती हैं तो फिर बड़ा बुरा फील होता है। एक आखिरी बात अकील भाई, जो आपके ऑफिशियल पार्टी मेंबर हैं जैसे वज़रान हैं, अगर वो पार्टी बायलास को फॉलो नहीं करते, उनके अगेंस्ट जाते हैं, इस हवाले से आपकी कोई कमेटी या कोई सिस्टम है कि उनके अगेंस्ट क्या होता है? जी, 2 कमेटीज हैं, इन बायलास में भी उनका तज़किरा है और वो फॉर्म भी हो चुकी है। एक है स्कैड, स्टैंडिंग कमेटी फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, सेंट्रल पाकिस्तान में मेन कमेटी वो है। जैसे आप कहने लगे कि वो डिसिप्लिन कायम करने के लिए सुप्रीम इदारा है, जिसने पिछले दिनों हमारे कुछ सीनियर मेंबरान की बुनियादी रुकनीयत भी मुअत्तल की। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी उन्हीं के अम्ब्रेला के नीचे है, ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर स्कैड, ओआईसी स्कैड, जिसके हेड हैं जनाब शाह हुसैन साहब जो यूके में है। और उसके नीचे इलेक्टेड बॉडीज का एक अपना भी तरीकाकार है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी रीजन के और कंट्री के, इनका भी एक रोल है। ये पूरा प्रोसेस है। किसी की कोई कंप्लेंट किसी इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ भी हो तो वो इधर से स्कैड ओआईसी स्कैड उस पर फैसला करती है। अगर किसी मेंबर को उस पर तफावत है तो उसकी अपील सेंट्रल स्कैड हो जाएगी। सेंट्रल स्कैड जो है वो पाकिस्तान में बैठी है, जाहिर है उसका किसी से जाती वो लिंक नहीं है, तो वो इस तरीके से मामला जो है। और वही एक प्रॉपर समझ लें कि वो प्रॉपर एक तरीकाकार है जिसके ऊपर आप चल के इन मामला को हल कर सकते हैं। और ये सिर्फ इलेक्टेड मेंबरान के लिए नहीं है, हर उस पार्टी वर्कर के लिए है जो बुनियादी मेंबर है पार्टी। सर लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद खत्म करते हैं कि माशाल्लाह आप ओहदेदार हैं पीटीआई के, और इस टाइम पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत, ओवरसीज के आपने बोला कि हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं जिसके ऊपर ओवरसीज के मसाइल देखे जाएंगे। तो ओवरसीज के हवाले से यहाँ पे रह के कुछ लोगों को पाकिस्तान में मसाइल होते हैं, क्योंकि आप पीटीआई से हैं और पीटीआई के ओहदेदार हैं, तो आपका काम बेसिकली, मैं जो एक सवाल है वो ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के जो मसाइल हैं जो पाकिस्तान में उनके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बैठे जैसे हम लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको पाकिस्तान में मसाइल है, वो कैसे आप लोग हल करवा सकते हैं? जैसे किसी की प्लांट में वहाँ कब्जा हो जाता है, किसी का ज्यादती होती है, जैसे आपका मोबाइल के ऊपर है, आपका ओवरसीज के लिए आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हम उसमें 2 काम कर सकते हैं। ओवरसीज में जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके मसाइल जो ओवरसीज से रिलेटेड हैं, उनका तो हम जो है यहाँ पर जो वेलफेयर अताशी है, हाई कमीशन है या एम्बेसी है, उनके साथ हमारी इलेक्टेड बॉडी इंटरकनेक्ट है और वो उनको फैसिलिटेट करती है। जो पाकिस्तान से मुतल्लिका मसाइल हैं वो हम अपने ओवरसीज कमीशन या अपना जो है उधर से हमारा पार्टी का जो ओवरसीज के हवाले से ऑफिस है उसके जरिए, या अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस के जरिए, या जो ओवरसीज ऑफिस है कमीशन का उसके जरिए, वो हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, उनको ऑफिशियल वे में वो चीज़ें भेजेंगे। जाहिर है जो पाकिस्तान में चीज़ें हैं करनी तो उनका है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर सकते हैं, एक ब्रिज बन सकते हैं, वो जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने ऐसे बैठिए।
वो पैकेज पूरा बना